नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कम्पिटिटिव साइंस विद अक्षय में। मैं आज प्लेटफॉर्म का सेकंड सेट लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर ये जो मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। उसमें पहला सेट कराया हूँ प्रीवियस ईयर का। आज मैं सेकंड सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका किसके घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, नींबू का और इस ये क्या है? ये फॉर्मिक एसिड हो गया। और ये जब किसी को काटा है, ठीक है ना, तो इसके डंक के इलाज किसी को डंक मतलब किसी को बॉडी में गया तो क्या एसिड गया है तो उसको जलन देता होगा, है ना। तो इसको इसको ऐसा चीज़ चाहिए जो इसको न्यूट्रल कर दे, जो इसके प्रभाव को कम कर दे। तो हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए जो इसका प्रभाव क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, अल्काली बेस या अल्काली उसी क्षारीय चाहिए, इसको क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। तो न्यूट्रल कर देगा तो हमको देखेंगे यहाँ पर कौन सा बेस है। तो देखिए नींबू का रस, नींबू का रस में कौन सा होता है? नींबू का रस में साइट्रिक एसिड हो, क्या होगा? साइट्रिक, साइट्रिक होगा। सिरका में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और आपको दूध में क्या होगा? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो सारा क्या है? एसिड, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। हम तो बोले बेस चाहिए भाई उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन, ये डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एक परसवेदी यौगिक है। परसवेदी यौगिक मतलब क्या होता है? परसवेदी यौगिक, परसवेदी यौगिक क्या करेगा? हवा में, ठीक है, हवा में क्या करेगा? वो आर्द्रता को, ठीक है, आर्द्रता को क्या करेगा? आर्द्रता और CO2 को सोख लेता है। आर्द्रता और CO2 को क्या करेगा? सोख लेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग परसवेदी। और आर्द्रता ग्राही क्या होता है? आर्द्रता ग्राही यौगिक क्या होता है? आर्द्रता ग्राही यौगिक वो यौगिक होता है, ठीक है, आर्द्रता ग्राही यहाँ लिखते फिर से। ठीक है, यहाँ देखिए एक तो बता दिए परसवेदी योजक। ठीक है, आर्द्रताग्राही क्या होगा आपका? आर्द्रताग्राही माना हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। आर्द्रताग्राही क्या होगा? जो आपको हवा में जल को, जल को सोखता है, सिर्फ जल को। और इस परिस्थिति में क्या होगा? हवा में आपको आर्द्रता और CO2 को सोख लेता है। ठीक है, इसको CO2 को सोख लेगा और एक तरह क्या सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन अरे हाइग्रोस्कोपिक में सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो याद याद करने से डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि परसवेदी, ठीक है, तो परसवेदी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? परसवेदी का, ठीक है, तो परसवेदी का हम आपको बोले आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही में याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड आर्द्रताग्राही है, कली चूना आर्द्रताग्राही है, मैग्नीशियम क्लोराइड आर्द्रताग्राही है। परसवेदी क्या आंसर हो जाएगा इसका? फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। यह कुछ एग्जाम्पल याद कर लिएगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम ये सब देखने मिलता है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, जब तक किसी गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गिलास, रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये कथन किस नियम पर आधारित है? देखिए मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, इसके ऊपर हम सिक्का रखें, ठीक है, गिलास यहाँ पर एक आपका क्या है, ये कोई भी काट रख दिए, ऊपर सिक्का रख दिए, यहाँ से एक फोर्स लगा रहे, तो क्या हो रहा है? ये सिक्का हो रहा ना, यहाँ पर आके गिर जा रहा। सिक्का कहाँ रहा है? यहाँ पर आगे गिर जा रही है, कार्ड यहाँ पर आगे गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो है ना सिक्के कहाँ होता है? गिलास में आ जा रहा है। तो बोल रहा है किस नियम का व्याख्यात करते हैं, किस किस नियम पर आधारित है कि आके ये गिलास में गिर गया, आगे नहीं गिरा। तो याद रखिएगा, तो न्यूटन का पहला नियम कहा था, जो न्यूटन का पहले नियम में बोले थे, जड़त्व का नियम बोलते हैं उसको। तो जड़त्व का नियम में कहा था दो ठो होता है, एगो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है, एगो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है।
तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में याद रखिएगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहेगी, यदि उसको मोशन में लाना चाहेंगे तो क्या कर देगा, ये अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है, जाना नहीं चाहेगी। उसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, यदि कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, दौड़ते रहेगा, यदि अचानक से रुकेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, मतलब एक तरह का अपोजिट फोर्स लग रहा था तभी तो गिर रहा है वो। उसी तरह यहाँ पर एक तरह का अपोजिट फोर्स ये क्या लगाएगी, तो जड़ता का नियम में जब अपोजिट फोर्स यहाँ एक लग रहा है, यहाँ से ये अपोजिट फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये नीचे में आगे गिरेगा। तो किस नियम को व्याख्या कर रहा है, ये तो जड़ता के नियम को व्याख्या कर रहा है, जड़ता के नियम को व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए इधर से कोई बॉडी है तो इधर से मैं एक फोर्स लगा रहा तो बॉडी भी आपकी तरफ एक फोर्स लगाता है, ये तुम्हारा तीसरा नियम है। और संवेग संरक्षण में क्या होता है कि इसका आपका एक्सटर्नल फोर्स, कोई बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वहाँ पर कोई पिंड में, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए तभी उसका संवेग संरक्षण होगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हुआ, यदि एक्सटर्नल फोर्स को जीरो हम नहीं करेंगे तो उसका संवेग जीरो संवेग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो संवेग संरक्षण के नियम इसको नहीं बोलेंगे। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर परमाणु के भीतर न्यूटन द्वारा आरोपित बल क्या है, न्यूटन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा नाभिकीय बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करते हैं, द्रव्यमान द्वारा, मास द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और ये हो जाएगा आवेश द्वारा दो वस्तु पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, इसमें बोल रहा है कौन सा होता पौधे को कठोर और ढीठ बनाता है, कौन सा पौधा कठोर को ढीठ बनाता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा यहाँ पर जालिम क्या है, ये जल को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित कर रहा है, जल को क्या करता है, जड़ से पूरा पौधे में पहुँचाता है, जल को पहुँचाता है जड़ से लेकर। कोलिन का में क्या था, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और ये पेरेंट का में क्या करेगा, पेरेंट का में तना पत्ती में पाया जाएगा, तुम्हारा तना होना में पाया जाता है, लीव्स उसमें। और ये हो जाएगा आपका, ये ढींड रहता है, क्या होता है ढींड, ढींड मतलब मजबूत रहेगा, ये ढींड रहता है। तो इसके लिए काम को एक चीज़ याद रखिएगा, ये ढींड होगा, ठीक है। ढींड के साथ क्या क्या रहता है, इसको रचनात्मक, ठीक है, ढींड तो होगा ही होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा ये रचनात्मक मैंने रक्षा करता है पेड़ पौधे का बाहर से, ठीक है। और क्या करता है, जो नारियल का जो रेशा देखे है ना, इसी स्केलन कायमा से ही बनता है। नारियल जो होता है बाहर में रेशा नहीं देखे इस तरह से निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो वो रेशा जो होता है किसका होता है, वो स्केलन कायमा के ही होता है, ठीक है। और रचनात्मक इसको बोलते हैं, रचनात्मक रक्षा करता है पेड़ पौधे का। और ढींड भी होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा मृत भी होता है, मृत भी होता है, ठीक है, मृत भी होता है। चलिए तो इसके एग्जाम्पल कठोर और ढींड कौन होता है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किस मत्स्य वर्ग की क्या विशेषता नहीं है, तो मछली में क्या क्या पाया जाएगा, यदि छाट लेंगे तो वो निकल जाएगा मेरा आंसर। तो गलफड़ होता है भाई, हाँ होता है सांस लेने के लिए। हड्डी उपास्थि होता है तभी तो जो बीच में रहता है इस तरह से, यदि ये निकालेंगे यहाँ से, ये जो बीच में कटवा रहता है यहाँ पर, है ना, ये तो हो गया। और सर के वही कंकार नहीं होता है, जिस हम लोग जब मछली बनाते हैं तो मछली वाला क्या होता है, उसको छील के निकालता है बाहर में, वही कंकार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सूडोकुलम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 3 को छाट लिए तो चौथा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, ठीक है। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा नींद में से कौन सा काम किया जाता है, तो भ्रूण से अवशिष्ट पदार्थ को निकालता है, हाँ निकालता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, हाँ करता है। भ्रूण को सहायक के रूप में कार्य करता है, नहीं ये नहीं करता है, बाकी ये दोनों करता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए डी भी वही लिखा है, भ्रूण से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्हें कि पोषण प्रदान करना है या अवशिष्ट पदार्थ निकालना है, ऑप्शन देख के मार दे के लिख कर दिए। पूरा ऑप्शन पढ़िए, देखिए क्या आंसर दिया है। तो भ्रूण का काम क्या करता है, जो भी भ्रूण बनना है, ठीक है, उसको तो पोषण काम करेगा ही करेगा, ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है भ्रूण को पोषण तो देगा ही देगा, प्लस जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है, जो गंदा पदार्थ है उसको क्या क्या करेगा, बाहर निकालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें बताइए कि इसमें पूछ रहा है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है, देखिए रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी द्वारा चलता है, दगनासी द्वारा, सबको पता है।
ठीक है, अग्नाशय द्वारा पता चलता है। तो अग्नाशय द्वारा पता चलता है। और यकृत क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है। इसी में पित्त बनता है, इसी में ना पित्त बनता है। और पित्ताशय पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में यहाँ पर रखा जाएगा, जमा होता है। ठीक है, तो इस तरह से सब एक एक पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और जर्मेनियम और सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के कितनी कक्षाएं होती है, कितनी कक्षाएं। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन का पता लगाया तो ब्रोमीन का कितना होता है, 35, 35 हो गया। तो ये 34 है, ये 33 है, और ये 32 है। ठीक है, ओके लिख दे रहे। ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 32, ये हो गया 33, ये हो गया 34, ये हो गया 35। देखिए इस एक को पकड़ कर निकाल लो। ये देखो 2 8 10, 8 18, 18 10 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 4 32। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितनी कक्षाएं होती है। तो ये के हो गया, ये एल, ये एम, ये एन। तो क्यों कक्षा है, यहाँ पर 4 ठो कक्षा है। तो आंसर क्या होगा, 4। इसका भी निकालिएगा तो 4 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 33 होगा तो 34 होगा, तो एक एक्स्ट्रा पड़ेगा, 6 हो जाएगा। साथ इस तरह से करके निकाल सकते, 4 कक्षा होगा। ठीक है, तो कितने कक्षा होती है, 4 कक्षा होती है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधता का सही क्रम। जिसका चालकता ज़्यादा उसका प्रतिरोधकता कम। बस आंसर हो गया। चालकता देखिए इसमें किसका ज़्यादा होता है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए चालकता किसका ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा चालकता किसका होता है, सिल्वर का होता है। देखिए, और सिल्वर का जब चालकता होगा ज़्यादा, जब चालकता इसका ज़्यादा होगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोधकता क्रम पूछा है, सबसे कम होगा। तो देखिए इस कौन सा ऑप्शन में, सिल्वर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। चालकता, इसका प्रतिरोधकता सबसे कम होगा ना, या प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा बोला, नहीं, चालकता सबसे ज़्यादा होता है। देखिए चालकता सबसे ज़्यादा, ये भी नहीं होगा, ये चालकता के बारे में बता दिए, यहाँ भी ये नहीं होगा। तो देखिए डी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या, चालकता सबसे ज़्यादा, प्रतिरोधकता सबसे कम होगा। तो सबसे प्रतिरोधकता कम किसका दिखेगा, सिल्वर का, क्योंकि इसका चालकता सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन देखिए यहीं पर दिख रहा है, इससे ज़्यादा होगा इसका प्रतिरोधकता, इससे ज़्यादा इसका प्रतिरोधकता, इससे ज़्यादा इसका प्रतिरोधकता, मतलब चालकता इसका ज़्यादा होगा, और इसमें चालकता कम पूछेंगे तो मरकरी का हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन। वो रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना है चंद्रमा पर। तो याद रखिएगा, चंद्रमा का लिख लीजिए मून, और अर्थ का कितना होगा, 1/6। अर्थ का 1/, क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और उस लवण का उदाहरण दीजिए निम्न से कौन सा जिसके जलीय विलयन 7 से कम है। पिछले दिन का सेट का क्वेश्चन है, बताए थे कि अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का 5.35 है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि पीएच कितना से कितना तक होता है। ठीक है, पीएच कितना से कितना तक होता है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये पीएच मान लीजिए स्केल है, ये 0 है, ये 7 है, ये 14 है। ठीक है, 0 से 7 तक क्या होगा, यहाँ एसिड की मात्रा, इधर देखिए सॉरी, यहाँ से यहाँ तक एसिड होगा। ठीक है, यहाँ तक एसिड होगा, यहाँ तक क्या होगा, बेस होगा। जैसे जैसे हम इधर 0 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे एसिड का मात्रा घटेगा और बेस का मात्रा बढ़ेगा। और जैसे जैसे 14 से 0 की तरफ हम बढ़ेंगे, बेस का मात्रा घटेगा और एसिड की मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में तो यहाँ पूछा है कि 7 से कम हो, 7 से कम मतलब क्या, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसका बताया था अमोनियम क्लोराइड का, याद रखिएगा 5.35 बताए थे। ठीक है, 5.3। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं न्यूट्रल होगा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का बताए थे आपका 8.3 बताए थे, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का 8.3 बताए थे। ठीक है, 8.3 के लगभग में था, और सोडियम कार्बोनेट का 11 था यहाँ पर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या था, 11 था। तो इस तरह करके बोले थे याद कर लेने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या था, 11 था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7 से कम, 7 से कम किसका, अमोनियम क्लोराइड का।
नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है? कांच का होता है? हाँ होता है। प्लास्टिक का होता है? बिल्कुल होता है। पानी का होता है? हाँ होता है। किसका उपयोग नहीं होता? मिट्टी का उपयोग नहीं होता। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धातुओं के किस गुण के कारण उसे पत्थर माने फाइल में क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। तो किस गुण के कारण होता है? तो याद रखिएगा, यदि कोई धातु है वो यदि खींच के एक तार बना रहा है, क्या बना रहा है? तार, तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी मतलब तन्यता, उसको क्या बोलेंगे? तन्यता। लेकिन यदि उसको पीट के, मान लीजिए इस तरह से कोई गोल चीज़ है, पीट के इस तरह से कोई चेंज कर दे रहे, पीट के, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? पीट के, मान लीजिए हथौड़ा है, इसको पीट पीट के इस तरह से चेंज कर दिए इस पोजीशन में, मतलब एक फाइल की तरह चेंज कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग आघात वर्धनीय या मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी मतलब आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, हिंदी में आघात वर्धनीय। तो यहाँ पर देखिए किस गुण के कारण उसका फाइल के रूप में चेंज किया जा सकता है? फाइल के रूप में चेंज किया जा सकता है। तो फाइल के रूप में भी बताएं कि क्या होता है, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आघात वर्धन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चालकता में क्या करेंगे? तार जैसा, उसको खींच के क्या करेंगे? तार जैसा बना देंगे, तो ये होता तन्यता। चालकता मतलब क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, तो इस तरह से करके निकाल सकते हैं। देखिए कांस्टेंट किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसको याद रखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, कॉन्स्टेंटन याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। कॉपर जिंक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितनी कक्ष होती है? तो याद रखिए कितने कक्ष होती है? 2। ठीक है, कितनी कक्ष होती है? 2। मैमल्स में 4, मैमल्स में। ठीक है, और रेप्टाइल एम्फीबियन में कितना होगा? 3 हो जाएगा रेप्टाइल एम्फीबियन में। ये हो जाएगा मैमल्स में, है ना। ये हो गया आपका मत्स्य में, मतलब मछली में हो गया, ये मछली में हो गया, और ये हो गया आपका रेप्टाइल में हो गया, एम्फीबियन रेप्टाइल में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि मछली के हृदय में, ठीक है, हृदय में कितना होता है? तो याद रखिएगा 2। ठीक है दोस्तों, आज से क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।